आज का विषय है टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए है, पेपर ईएफएम सेकंड, वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं हूं डॉक्टर मनुशरत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज, काला डेरा, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, हम वित्तीय प्रबंध के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और यूनिट फर्स्ट का ये आखिरी टॉपिक और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण की तकनीक का चुनाव विश्लेषण उद्देश्य पर निर्भर करता है। परिस्थिति के अनुसार वित्तीय विश्लेषण का चुनाव किया जाता है। एक वित्तीय विश्लेषण एक परिस्थिति में उपयुक्त हो सकता है, वहीं दूसरी परिस्थिति में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। अतः उचित वित्तीय विश्लेषण तकनीक का चुनाव वित्त संबंधी जानकारी तथा वित्तीय निर्णय पर निर्भर करती है। नीचे 7 वित्तीय विश्लेषण तकनीक का वर्णन आगे अब किया गया है। इसका अर्थ यही है कि कौन सी वित्तीय विश्लेषण तकनीक का चुनाव किया जाए। इसके लिए वित्तीय प्रबंधक को ये देखना होता है कि उसे कौन सी जानकारी की आवश्यकता है, उसके अनुसार ही वो चुनाव करता है। जैसे ये बताया गया है कि एक बच्चा है, तो बच्चों को या तो इस तरफ जा सकता है वो, या इस तरफ जा सकता है, तो चुनाव उसे ही करना है उसे कौन सी जानकारी उसे की आवश्यकता है। उसी अनुसार वित्तीय विश्लेषण तकनीक का चुनाव किया जाता है। पहली जो तकनीक है, जो बड़ी महत्वपूर्ण तकनीक है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। कंपनी अधिनियम 1956 में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक कंपनी अपने वार्षिक प्रकाशन में वर्तमान वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष की सूचनाएं भी प्रकाशित करे। किसी भी व्यवसाय संस्था की वर्तमान वित्तीय स्थिति इतना महत्व नहीं रखती जितना उस संस्था का पिछला इतिहास। अतः ऐसे अध्ययन के लिए पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान के तत्वों को सम्मिलित करते हुए तैयार किए गए तुलनात्मक विवरण का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तुलनात्मक विवरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम तुलनात्मक स्थिति विवरण, दूसरा तुलनात्मक लाभ हानि खाता विवरण। कहने का अर्थ यह है कि जो पिछले वर्षों के जो आंकड़े हैं और जो वर्तमान में जो आंकड़े हैं, उन दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि अभी वर्तमान में हमको निर्णय लेना है कि आगे हमें किस प्रकार से व्यवसाय को किस ओर ले जाना है। तो इसके लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तुलनात्मक स्थिति विवरण और दूसरा तुलनात्मक लाभ हानि खाता विवरण। दोनों को आगे समझाया गया है। तुलनात्मक स्थिति विवरण क्या है? तुलनात्मक स्थिति विवरण 2 या 2 से अधिक तिथियों पर तैयार किए गए स्थिति विवरण के मदों और उनकी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। राय ए फाल्के के अनुसार तुलनात्मक स्थिति विवरण विश्लेषण एक ही व्यावसायिक उपक्रम के भिन्न भिन्न तिथियों के या 2 या 2 से अधिक स्थिति विवरणों में समान मदों के समूह और परिकल्पित मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन है। इसे एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। यानी 2 तिथियों के से तैयार किया गया विवरण है ये, और इसका जो स्पष्टीकरण है ये क्या है, इसको एक आगे उदाहरण दिया गया है, उससे अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे इसको। ये बैलेंस शीट दे रखी है 2 साल की। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ राधेश्याम लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। ठीक है, 2010 की बैलेंस शीट दे रखी है और 2011 की बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटीज और असेट्स दोनों दे रखे हैं। शेयर कैपिटल जैसे कोई वृद्धि नहीं हुई है,
रिजर्व दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, इधर फिक्स असेट्स दे रखा है, करंट असेट दे रखा है और अदर असेट्स दे रखा है। अब इसके आधार पर हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का निर्माण करना है। वो किस प्रकार से करेंगे आगे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें असेट्स लिखा पहले, अब फिक्स असेट्स है, 2 कॉलम बना लिए, 2010 का 2011 का, और इसमें जो वृद्धि या कमी हुई है वो कॉलम सी में दिखाया गया है और प्रतिशत के रूप में जो परिवर्तन हुआ है वो अगले कॉलम में दिखाया गया है। अब देखिए इसमें फिक्स असेट्स है, फिक्स 40,000 और 52,000, यानी कितना बढ़ा है ये 12,000 की इसमें वृद्धि हुई है। तो कितना प्रतिशत बढ़ा है इसको जानने के लिए सी कॉलम डिवाइडेड बाय बी, यानी 12,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, यानी ये जो है 30% की वृद्धि हुई है 2010 की तुलना में 2011 में। इस तरीके से करंट असेट्स को भी इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो इसमें कमी आई है, यानी -2,000 की कमी आई है, तो कितना प्रतिशत घटा है 13.3%। अदर असेट्स जो है वो वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। टोटल यानी अगर देखें तो इसका 60,000 है, इसका 70,000 है, 10,000 की वृद्धि हुई है, यानी 16.6% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी देखिए, शेयर कैपिटल 25,000 और 25,000, किसी प्रकार का चेंज नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। रिजर्व जो है वो 15,000 और 25,000, 10,000 की वृद्धि हुई है, यानी प्लस 67% जो है ये बढ़ा है। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 12,000 10,000, तो नेगेटिव में -2,000 में यानी कमी आई है, और कितनी -16.7। करंट लायबिलिटीज जो है उसमें 2,000 की वृद्धि हुई है, यानी 25% बढ़ा है, और टोटल वही यानी 16.6% की वृद्धि हुई है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो टोटल असेट्स है वो 30% बढ़े हैं और रिजर्व जो है 67% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इसका तुलनात्मक अध्ययन करके बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक वित्तीय प्रबंधक को फाइनेंशियल पोजीशन किस प्रकार की है उस व्यवसाय की। अब क्या है, इसके लाभ क्या है, यानी इसको जो अपन जानकारी हासिल करते हैं उससे क्या निकलता है। सामान्य रूप से संपत्ति, दायित्व, व्यवसाय के स्वामियों की पूंजी में वृद्धि तथा कमी की जानकारी तुलनात्मक चिट्ठी के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके निम्नलिखित लाभ है। परिवर्तन पर जोर, यानी चेंज कितना हो रहा है दो तिथियों के बीच, संपत्ति और दायित्व में व्यवसाय की कार्यकुशलता के कारण कितना परिवर्तन हुआ है, इसकी पूर्ण जानकारी तुलनात्मक चिट्ठी के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी कितना उसमें वृद्धि या कमी हुई है, कमी आई है तो भी जानकारी हो जाती है और बढ़ी है तो भी जानकारी हो जाती है। तो उससे व्यवसाय की कार्यकुशलता, इफेक्टिवनेस क्या है, कितना हुई है, यानी व्यवसाय को संचालन सही और जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसकी जानकारी इस विवरण के माध्यम से हो जाती है। दूसरा है क्रियाशीलता का प्रभाव। तुलनात्मक चिट्ठा विवरण चिट्ठा तथा लाभानी खाते के बीच सेतु का काम करता है। जहां एक और लाभानी खाते में ऑपरेटिंग रिजल्ट की जानकारी मिलती है, वहीं बैलेंस शीट में संपत्ति तथा दायित्व पर ऑपरेटिंग रिजल्ट का प्रभाव का पता चलता है। यानी ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है संपत्ति और दायित्व पर, इसका जो जानकारी है वो तुलनात्मक स्थिति विवरण से प्राप्त हो जाती है। आगे है भविष्य का पूर्वानुमान, क्योंकि हमको इन सब विवरण को इसलिए बनाया जाता है जिससे भविष्य में हमें व्यवसाय के लिए क्या क्या कठोर कदम उठाने हैं। उसके लिए कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्टेटमेंट में संपत्ति और दायित्व के ट्रेंड का पता चलता है कि उसमें संपत्ति दायित्व में क्या ट्रेंड चल रहा है। इसमें भविष्य की व्यवसाय गतिविधियों का पूरा अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यानी भविष्य में अपनी पूरी जो रूपरेखा है व्यवसाय की, कि संपत्ति और दायित्व का कितना मात्रा में इनको रखना है और कहां से इनकी व्यवस्था करनी है, इसके लिए पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय में यह मदद करता है। अब दूसरा है तुलनात्मक लाभानी खाता। उसी में है ये संचालन परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए लाभानी खाता या आय विवरण का निर्माण किया जाता है, जो एक निश्चित अवधि में संचालन परिणामों को बताता है।
यह बताता है कि व्यवसाय में लाभ हुआ है या हानि। तुलनात्मक लाभ हानि खाते विवरण में एक से अधिक लाभ हानि खातों का अध्ययन करके संचालन कुशलता की प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जाता है। निम्न उदाहरण से इसे अपन समझ सकते हैं। इसमें दो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके आधार पर तैयार किया जाता है। उसकी प्रवृत्ति ये कहती है ग्रॉस प्रॉफिट में कितनी वृद्धि हुई है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे क्या प्रभाव पड़ा है, या अदर एक्सपेंसेस पे क्या पड़ा है, या अदर इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा है, बढ़ी है घटी है, और नेट प्रॉफिट की पूरी जानकारी इससे हो जाती है। और सेल्स का ट्रेंड भी इससे पता लग जाता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ राधेश्याम कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए 2010 और 2011 का ये दे रखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसमें सेल्स 1,22,400, 1,46,880 सेल्स रिटर्न हुई 2,400, 2,800। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है दोनों वर्षों का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखा है दोनों वर्षों का, अदर इनकम दे रखी है और अदर एक्सपेंसेस दे रखा है। अब इसके आधार पर आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट का निर्माण करना है। वो इस प्रकार से करेंगे अपन कि 2010 और 2011 दो कॉलम तो ही हो जाएंगे, तीसरा जो कॉलम है इसमें जो चेंज हुआ है वो, और चौथा कॉलम इस तरीके से अपने बैलेंस शीट स्टेटमेंट में बनाया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, उसी प्रकार से जो चेंज हुआ है उसको परसेंटेज में अपन व्यक्त कर देंगे। जैसे सेल्स है तो सेल्स की अगर बात करें तो ये इसमें अगर अपन देखें तो 24,480 की वृद्धि हुई है 2010 की तुलना में 2011 में, तो 20% की वृद्धि हुई है। और जो सेल्स रिटर्न है वो 16.7% बढ़ा है। यानी नेट जो सेल्स है अगर तुलना करें नेट सेल्स की तो उसका यानी 20% की वृद्धि हुई। किस प्रकार से निकाला है, यानी जो चेंज आया वो कितना है 24,080। 24,080 में 1,20,000 यानी 20,000 को डिवाइड किया जैसे इसमें समझाया गया है और इनटू 100 कर दिया तो 20.1% आया। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक का निकाला 5%, इसी तरीके से परचेज का निकाला 9.2%, टोटल का भी इस तरीके से 6.5% और क्लोजिंग स्टॉक का भी इसी प्रकार से निकाला। क्लोजिंग स्टॉक घटा है तो वो 3.6% उसमें कमी आई है। तो नेट सेल्स की जानकारी अपन को हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, जैसा आप जानते ही हैं, ओपनिंग प्लस परचेज टोटल करके उसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आगे 72,800 2010 का और 81,000 2011 का, यानी 11.3% जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है। अब इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 47,200 2010 का और 83,080 2011 का, यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना बढ़ा है 33.6% बढ़ा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10% और 13.3% यानी टोटल 11.1% बढ़े हैं। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अपन ज्ञात कर सकते 3 में से अपन ने 4 घटा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंसेस आपने घटा दिया तो 2010 का और 2011 का आ गया क्योंकि 106.1% बढ़ा है। इसमें अदर इनकम जो है वो अपने ऐड कर दिए। अदर इनकम 1200 और 1600 तो 12,400 इसकी और 24,680 टोटल यह है। अब टोटल में से लेस एक्सपेंसेस कर दिया, यानी 2010 में 1600 एक्सपेंसेस और 2,400 2011 में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया दोनों का 10,800 और 22,280 तो 106.3% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि हुई है। यानी जब नेट जो सेल्स है वो 20% अगर बढ़ी है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इस कंपनी का जो है 106.3% बढ़ा है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसका 33.6% में वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से ये एक महत्वपूर्ण जानकारी इससे हासिल होती है। आगे है समानाकार वित्तीय विवरण। ये क्या है, इसे कैनेडी तथा मैकमिलन
ने बताया है, यदि स्थिति विवरण व आय विवरण के आंकड़ों को विश्लेषणात्मक प्रतिशत के रूप में दर्शाए जावे अर्थात कुल संपत्तियां, कुल दायित्व व स्वामियों की क्षमता तथा कुल बिक्री के प्रतिशत में तो तुलना के लिए एक समान आधार तैयार हो जाता है। इस प्रारूप में तैयार किए गए वित्तीय विवरण को समान वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसे आगे और समझा जा सकता है। तुलनात्मक वित्तीय विवरणों में विभिन्न पदों का कुल संपत्ति या दायित्व, पूंजी या शुद्ध विक्रय से संबंध तथा इनमें प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तनों को नहीं दर्शाया जाता है। इस कमी के एक संस्था के वित्तीय तथ्यों की तुलना न तो उसी प्रकार की अन्य संस्थाओं से तथा न ही संपूर्ण उद्योग से की जा सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए समान वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है। यानी जो कमियां आ गई थी पहले वाले मेथड के अंदर, उन कमियों को दूर करने के लिए समान आकार वित्तीय विवरण का निर्माण किया जाता है। इसे और समझा जा सकता है कि समान आकार वित्तीय विवरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के विश्लेषण के लिए किया जाता है। वर्टिकल विश्लेषण का प्रयोग एक कंपनी से दूसरी तुलना के लिए किया जाता है। यानी वर्टिकल का प्रयोग एक कंपनी की स्थिति की दूसरी कंपनी की स्थिति से किया जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक ही कंपनी विभिन्न वर्षों में तुलना की प्रवृत्ति का अध्ययन के द्वारा किया जा सकता है। समान आकार स्थिति विवरण, इस विवरण के निर्माण के लिए कैसे निर्माण किया जाता है? विवरण की स्थिति के लिए 100% मानते हुए प्रत्येक मन का कुल योग के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद इसका निर्माण किया जाता है। यानी जो बैलेंस शीट का टोटल है, एक बैलेंस शीट का टोटल है, उसको टोटल को 100% मान के प्रत्येक मत को कितना प्रतिशत होगा उसकी जानकारी लिखी जाती है। उसके आधार पर समान स्थिति विवरण का निर्माण किया था। इसी प्रकार समानाधिकार लाभ हानि खाता विवरण को बनाने के लिए कुल बिक्री को 100% मानते हैं। आय तथा एक्सपेंसिव और ग्रॉस प्रॉफिट तथा नेट प्रॉफिट आदि मदों को कुल बिक्री के प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाता है। दोनों विवरण का उदाहरण दिया गया है। उसी तरीके से जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का टोटल को जो है वो 100% मान लेते हैं, यानी कुल बिक्री के टोटल को जो उसमें दिखाया गया उसके टोटल को 100% मान लेते हैं और बिक्री के आधार पर ही जो विभिन्न मदें हैं उनको प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसे आगे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि जैसे कॉमन साइज बैलेंस शीट का उदाहरण दे रखा है। समान अधिकार स्थिति विवरण फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फिगर एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, शेयर कैपिटल दे रखा है, लायबिलिटी साइड से 60,000, रिजर्व बीसीआर, लॉन्ग टर्म लोन बोनिंग्स बीसीआर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, प्रोविजंस 5,000, कैश 5,000। फिक्स सेट्स में कैश आएगा, इसमें फिक्स सेट्स में 37,500, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 12,500, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 30,000, इन्वेंट्रीज 25,000 और ट्रेड रिसीवेबल 10,000 दे रखा है। तो इस तरीके से ये फिगर्स दे रखे हैं। इस फिगर्स के आधार पर अब देखिए कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई है, मतलब उसी बैलेंस शीट से प्रतिशत निकाला गया टोटल के आधार पर। देखिए शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आते हैं, 2019 और 20 की बैलेंस शीट दे रखी है, 60,000 और 20,000, ये दोनों शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं। तो टोटल कितना है इसका? 1,20,000 है ना। तो 60,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 100, यानी टोटल का कितना परसेंट शेयर कैपिटल है? 50%। टोटल का कितना परसेंट रिजर्व है? 16.67%। टोटल का लॉन्ग टर्म बोनिंग्स कितना है? 16.67%। क्रेडिटर्स कितना है? 12.5%। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है? 4.16%। इस तरीके से फिक्स एसेट्स कितना है? टोटल कितना है? 1,20,000। इसका भी फिक्स एसेट्स कितना है? 31.25%। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 10.41%। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 25%। इन्वेंट्रीज 20.83%। रिसीवेबल 8.33% और कैश 4.18%। इससे ये जानकारी मिलती है कि जब जो शेयर होल्डर फंड्स है वो लगभग
6.67% है, जिसमें रिजर्व भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो एसेट्स की स्थिति क्या है, देखिए एसेट जो फिक्स एसेट्स है वो 31.21% है, वर्क इन प्रोग्रेस से लॉन्ग टर्म लोन 25% है, और जबकि जो कैश है वो 4.18% है। इन्वेंट्री भी रखी है 20.83%। यानी इसमें जो विभिन्न अनुपात कितना है, जो असेट्स का अनुपात कितना है, लायबिलिटीज का अनुपात कितना है, इसकी पूरी जानकारी हो जाती है और इसके द्वारा आगे के वित्तीय पोजीशन की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। इसी तरीके से जो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन राधेश्याम लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये तो अपन ने समझा था चिट्ठे का स्टेटमेंट से पहले। अब कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का उदाहरण ये, इसमें सेल्स दे रखी है 2,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000, अदर इनकम 3,000, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस 70,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 3,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000 और इनकम टैक्स 7,000। इसका किस प्रकार से निर्माण किया गया है, देखिए राधेश्याम लिमिटेड कंपनी साइज इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें जो है वो नेट सेल दे रखी है 2,50,000, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000। तो नेट सेल्स को अपन मानते हैं 100%, यानी नेट सेल्स से ही अपन सबकी प्रतिशत को ज्ञात करेंगे, सब मदों की प्रतिशत। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स का कितना है, 1,40,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 100, 56%। ग्रॉस प्रॉफिट इसका कितना है नेट सेल से कंपेयर करें 44%, सेलिंग एक्सपेंसेस 28%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 8%, टोटल एक्सपेंसेस 33%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8%, अदर इनकम डिविडेंड पे 1.2%, टोटल 23,000 9.2%, अदर एक्सपेंसेस 1.4%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.8%, इसमें से लेस इनकम टैक्स 2.8 निकाला तो ये 5% आया। यानी 100% जब अपन मानेंगे नेट सेल्स को, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसका 5% होगा। इस कंपनी में कॉमन साइज स्टेटमेंट के आधार पर ये महत्वपूर्ण सूचना प्रदान हुई, उससे अपन आगे के जो निर्णय लिए जाएंगे वो लेगा एक वित्तीय प्रबंधक। अब फाइनेंशियल एनालिसिस की दो प्रकार की मेथड अपन ने कर ली है। अब तीसरा जो मेथड है वह ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जानकारी चाहिए वित्तीय प्रबंधक को, तो वो इसका सहारा लेता है। इसमें तीन प्रकार के मेथड है, एक तो ट्रेंड परसेंटेज मेथड है, ट्रेंड रेशियो मेथड है, और ग्राफ और चित्र के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चौथा है अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, जिसका कि अपन आगे विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय अनुपातों की गणना की जाती है, इनके आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके आधार पर तरलता, लाभदायकता, कुशलता आदि की जांच की जाती है। लिक्विडिटी पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी और जो एफिशिएंसी जो है कार्यकुशलता की जानकारी मिलती है कि विभिन्न जो मद हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है। आगे जो पांचवा जो मेथड है वह कोष पूर्वानुमान, फंड फ्लो एनालिसिस। इसकी भी आगे अपना चैप्टर आएगा, पूरा इसमें आपको जानकारी हासिल होगी। दो चिट्ठों से निर्मित एक प्रकार का विवरण है, दो चिट्ठों से, दो बैलेंस शीट से निर्मित किया जाता है, और ये बताता है कि दो चिट्ठों में कोष का आगमन कहां से हुआ और कोषों का उपयोग कहां किया गया। तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद एक निचोड़ निकालना जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति क्या है। इसी प्रकार रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस है। रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत नकद के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोगों का विश्लेषण किया जाता है। चालू संपत्ति में नकद सबसे अधिक तरल संपत्ति होती है, अतः व्यवसायिक प्रबंधक को यह जानकारी रखना अति आवश्यक है कि नकद कोषों के विभिन्न स्रोत क्या हैं तथा उनके स्रोतों का व्यवसाय में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। नकद के बारे में, खाली नकद कोषों के बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है कैश फ्लो एनालिसिस से। और इसमें आखिरी है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। सम विच्छेद विश्लेषण एक अल्पकालिक अवधारणा है। इसके अंतर्गत लागतों को स्थायी और परिवर्तनशील में व्यक्त किया जाता है। लागत लाभ
व विक्रय के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। सम विच्छेद बिंदु उस विक्रय स्तर को कहते हैं जिस पर उत्पादक को ना तो लाभ हो ना ही हानि, यानी एक ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जिस पर उत्पादक को ना तो लाभ हो रहा हो ना हानि हो, ऐसा स्तर को सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण में सूचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है जिससे संस्था के प्रबंधकों को लाभ नियोजन, लागत नियंत्रण तथा विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों में सहायता मिलती है। इस तकनीक में लागत, लाभ एवं उत्पादन सूचनाओं का निर्वचन करने, प्रबंधक वस्तु के उत्पादन, मूल्य निर्धारण तथा लाभ नियोजन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को, ब्रेक इवन एनालिसिस को भी अपन आगे विस्तार से समझेंगे। तो वित्तीय विश्लेषण की 7 प्रकार की तकनीकों के बारे में आज हमने महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित करी। आपने सभी ने, मेरा स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखा। मैं समझता हूं ये आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।